अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम में सेगमेंट लेकर आए हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और इस तरह से कि बहुत सारे जुमले, बहुत सारी बातें जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोल रहे होते हैं, और जब हम एज अ चाइल्ड, एज अ किड अपने बचपन में सुनते हैं, वो बातें सुनते सुनते चूँकि हम बड़े हो रहे होते हैं तो वो जुमले, वो ख़ास बातें हमारा माइंडसेट बन जाती हैं, हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। और जब कोई चीज़ सोच का हिस्सा बन जाए तो फिर ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में जाके हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा जुमला है जो आपने बहुत बार सुना होगा, और वो ये कि मर्द नहीं रोते। क्यों भाई, मर्द के इमोशंस नहीं होते जैसे बाकी होते हैं? गुस्से की, एंगर की इमोशन है, या जो दीगर इमोशंस हैं, तो रोने वाला भी इमोशन उसके अंदर मौजूद है, लेकिन हम क्यों कहते हैं? फिर अक्सर एक बात आपने सुनी होगी, अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, ज़िम्मेदारी नहीं उठाते, तो हम कहते हैं इसकी शादी कर दो, जब शादी हो जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर ज़िम्मेदार हो जाएगा। तो आज हम इसी सोच पे बात करेंगे कि ये जो बातें, रिवायती जुमले हम बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे होते हैं, इसका हमारी सोच पर क्या अमल दखल होता है और ये कितनी नुकसानदेह बातें हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है अहमद अली ऐवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, माहिर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट। तो आज उनसे हम ये तमाम जुमले जो कि हम सुनते चले आ रहे हैं और इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और आपने इंट्रो इतना ज़बरदस्त करवाया कि अब गुंजाइश बची नहीं है कि मैं आगे कुछ बोलूँ। जिन जुमलों का आपने मेंशन किया ये बहुत आम है अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे, और इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मर्द कभी रोता नहीं है, तो जब वो रो रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम रो क्यों रहे हो? तो अब ये जो हमने एक और जुमला बोला साथ कि अपनी औकात में रहो, अब ये जुमला हम बड़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम बच्चों के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ये जितना हम ज़्यादा यूज़ करते चले जा रहे होते हैं, उतना ज़्यादा हम उस शख्स के माइंड में ये डालते चले जा रहे होते हैं कि तुम्हारी एक औकात है, तुम्हारे लिए यहाँ पे बस रास्ता आगे बंद है, तुमने इससे आगे नहीं सोचना, बियॉन्ड तुमने इसके जाना ही नहीं है, ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है और तुमने इसी में रहकर काम करना है। अब छोटा बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं बड़े होकर ये वाला घर लूँगा, मैं ये गाड़ी लूँगा, मेरे पास ये वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा डेफिनेटली। साथ ही उसका कोई फ्रेंड होगा या इवन घर में माँ बाप भी अक्सर ये करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहकर सोचो, इससे बढ़कर ना सोचो। तो इनडायरेक्टली हम उसके माइंड में डाले होते हैं ये चीज़ तुम्हारी पहुंच से बाहर है और तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है जिसमें तुम अभी हो, तुमने इससे आगे नहीं बढ़ना। अब एक और जुमला हमें सुनने को मिलता है कि चादर देख कर पाँव फैलाओ। चादर देकर पाँव फैलाने का मतलब क्या है कि जी भाई, जितने तुम्हारे रिसोर्सेज हैं तुम उसमें गुजारा करो और उसी में गुजारा करना सीखो। अगर हर शख्स अपने रिसोर्सेज के मुताबिक गुजारा करना शुरू कर दे तो फिर तो आगे जो हमने प्रोग्रेस करना है, जो आगे हमने प्रोसीड करना है, वो तो हम करें ही ना। तो फिर जब चादर देखकर हमें पाँव फैलाने होते हैं तो हमारी सोच बड़ी लिमिटेड हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि चादर देखकर आप पाँव ना फैलाएं, आप चादर बड़ी ले आएं, उस पर आप आराम से पाँव फैलाएं। तो उसमें क्या होता है कि एक और चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बड़ी आम है वो ये है कि अगर हम कोई चीज़ पसंद करने जाते हैं मार्केट से, थोड़ी एक्सपेंसिव है, हम कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड दिस, और हमें वही जुमला याद आया था कि चादर देखकर हमें पाँव फैलाने चाहिए, आई कांट अफोर्ड दिस। जबकि मैं पढ़ रहा था कि जो रिच मेंटेलिटी रखने वाले लोग हैं, जो कि 4% के करीब दुनिया में लोग होते हैं जो कि रिच मेंटेलिटी रखते हैं, मैं रिच लोगों की बात नहीं कर रहा, रिच मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग रिच मेंटेलिटी रखते हैं वो ये नहीं सोचते आई कांट अफोर्ड दिस, वो ये सोचते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। आई कांट अफोर्ड दिस नहीं, हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अब ये जुमला कितना पावरफुल है, यानी रिजल्ट तो वही है कि अभी आप हम अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, बट आपने अपने माइंड को कहना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ की तरफ चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड देन हमने जुमला सुना होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्शन तो दुनिया में है ही नहीं, यानी आप जब किसी को, बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं, स्कूल में ये एक जुमला बड़ा आम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जब हम ये सोचने बैठ जाते हैं कि भाई मैंने तो प्रैक्टिस कर लिया, मेरे एग्जाम में ज़रा से भी मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, 100 में से 100 होने चाहिए, जब वो नहीं आते तो स्ट्रेस होता है कि मैंने तो 100 मार्क्स वाला पेपर किया था। फिर बच्चे आपको ये मिलते हैं सुनते हुए। तो
प्रैक्टिस कभी भी इंसान को बेस्ट नहीं बनाती, हाँ बेटर ज़रूर बनाती चली जाती है। तो हमारा जो सफ़र है वो बेटरमेंट की तरफ होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो हम परफेक्शन अचीव। ठीक। अच्छा अहमद, जैसे हम बचपन से ही बच्चों का एक माइंडसेट बना देते हैं और वो बच्चे वही तमाम बातें सुनते हुए बड़े होते हैं, उनकी साइकोलॉजी पर वो बहुत गहरे असरात बातें रखती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चियों का माइंडसेट इस तरीके से बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि इसको बाहर के काम करने की क्या ज़रूरत है, या कमाने की क्या ज़रूरत है, या ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसने तो शादी करके चले जाना है, इसने तो खाना ही पका, यानी कि आपने डिफ़ाइन कर दिया या ये आपने उसको सिखा दिया, बता दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी बस यहीं तक लिमिटेड है, तुम स्पोर्ट्स नहीं कर सकती क्योंकि दैट्स नॉट योर फील्ड, ये तो बॉयज़ से या लड़कों से ही रिलेटेड है या वही करेंगे। और लड़कों को हमने कह दिया कि भाई तुमने तो पुत्र बड़ा होकर तू तो कमाना ही आई, तो वो उनको बचपन से हमने वो एक उस स्ट्रेस में डाल दिया। सो ये कितना प्रेशर बिल्ड करते हैं इंसानी नफ्सियात पे, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कि हम उस बॉक्स से बाहर निकल कर देखते ही नहीं हैं। ख़वातीन उससे बाहर निकल कर सोचेंगी ही नहीं, वो उसी को अपनी ज़िंदगी बना लेंगी। ये जो चीज़ें ना प्रेशर उन लोगों पे बिल्ड करती है जो कि वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी अनफॉर्चुनेटली होते हैं कि जो कि यही सुनना चाह रहे होते ख्वाब हैं, देखना शुरू हो जाते हैं उसके। और ऐसे वालिदैन जब ये बात करते हैं ना कि बच्चों को कि तुमने बड़े होकर कमाना है, और तो कमाने के साथ वो ये नहीं कहते कि तुमने सिर्फ कमाना है लड़के को, वो कहते हैं कि तुमने जॉब करनी है, नौकरी करनी है। तो नौकरी भी जब हम उसको कहते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं कि तुमने, तुम्हारा माइंडसेट जो होना चाहिए वो जॉब माइंडसेट होना चाहिए। आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि तुमने अपना कारोबार करना है बड़े होकर, तुम्हारे पास ये फैक्ट्री तुमने ये बनानी है, ये करना है। ज़्यादातर जो माँ बाप का ख्वाब होता है वही होता है कि बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, वहाँ पे भी हमने नौकरी कह दिया। फिर ख़ास तौर पे लड़की के मामले में वहाँ पे भी हमने उसको ये लिमिटेड उसके अंदर एक बिलीफ पैदा कर दिया कि तुम एजुकेशन का तुम्हारी कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने तो बड़े होके बस शादी करनी है और तुमने बस अपना घर बसाना है। उसमें भी हमने उनको यही कह दिया कि भाई आपका काम सिर्फ और सिर्फ घर बसाने तक है, इवन घर से तुमने बाहर कोई एक भी काम है वो तुम्हारा है ही नहीं। यानी तुम्हें ड्राइविंग भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें कुकिंग भी नहीं आनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी, यानी एक लिमिटेड बिलीफ है। कुकिंग खास तौर पे मर्दों को ये कहा जाता है कि तुम्हारे लिए तो कुकिंग बनी नहीं हुई, ये तो काम है लड़कियों का। ठीक, अब मर्दों को जब कुकिंग नहीं आती, वो उनकी एक माइंडसेट को आपने वैसे ही लिमिटेड कर दिया होता है, और वो फिर चीज़ उनको बाद में जाके बड़ा प्रॉब्लम करती है। ठीक। अच्छा अहमद, यहाँ पे मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि हम बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमें फ़ायदा चाहिए होता है तो हम वहाँ पे रिलीजन अपना निकाल लेते हैं, और जहाँ पर नहीं हमें होता है तो हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। अब हमारा रिलीजन हमें कुछ और सिखाता है, लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि सोशली हमारी जो नॉर्म्स हैं हमने वो अडॉप्ट कर ली हुई हैं, और वो हमारी भी नहीं है, वो हमने किसी और की अडॉप्ट की हुई हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ख़वातीन के कमाने ना कमाने के हवाले से और मर्दों की जॉब ना करने के हवाले से बात की। अब यहाँ पे हम रिलीजन को नहीं देखते, यहाँ पर हम मज़हब को नहीं देखते, यहाँ पर हम अम्मा खदीजा की मिसाल नहीं देखते कि वो एंटरप्रेन्योर थी और वो अपना बिजनेस कर रही थी। शी वाज अ बिजनेस वूमन, ना सिर्फ बिजनेस वूमन, कामयाब बिजनेस वूमन थी और इंटरनेशनली काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन हम ये एग्जाम्पल कोट नहीं करेंगे। सोशली जो नॉर्म्स है हमारी, जो कि हम पाकिस्तान इंडिया भी एक साथ रहा, और बहुत सारी नॉर्म्स हमने वहाँ से अडॉप्ट की हुई हैं बग़ैर किसी लॉजिक के, हम वो रस्म व रिवायात फॉलो करें हैं। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी बनती है ना कि वो सोचे कि हम एक्चुअली क्या हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, या हमारी रूट्स क्या हैं, चाहे वो रिलीजियस भी हों या वो सोशली भी हों। बिल्कुल इसी तरह कुछ पैराडॉक्सेस होते हैं। जैसे अब आपने रिलीजन की बात की तो डेथ पैराडॉक्स भी होता है। डेथ पैराडॉक्स क्या कहता है कि आप जितना ज़्यादा मौत को याद रखते हैं ना, उतनी अच्छी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उतनी अच्छी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं जितना ज़्यादा मौत को याद रखते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये भी चीज़ बड़ी आम है कि जब कोई इंसान ये बात करता है ना कि मैंने तो एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो उसके माँ बाप और साथ जो फ्रेंड्स होते हैं कहते हैं नहीं नहीं ये बात ना करो। अब डेफिनेटली एक हकीकत है, रियलिटी है कि हमने इस दुनिया से चले जाना है। अब जब हम इस हकीकत को याद रखते हैं, जो कि डेथ पैराडॉक्स कहता है कि आपने इस हकीकत को याद रखना है कि एक दिन आपका इस दुनिया से आपने बस चले जाना है, और उसके लिए आपने तैयारी करनी है, और उसके लिए आपने एफर्ट्स करनी है कि हर रोज़ सुबह आप ये सोच के उठें कि जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अगर आप हर रोज़ सुबह ये सोच के उठेंगे और हर रोज़ वैसे ही एफर्ट्स करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता हो कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो मैं वो तमाम काम करना चाहूँगा जो कि मैं काफ़ी अरसे से डिले कर रहा था। क्यों करना चाहूँगा? क्योंकि मेरे अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं डर के आगे जीत है। सो मेरे अंदर से डर ख़त्म हो जाएगा कि अब लोग क्या कहेंगे,
मैं उसको डिले नहीं करूँगा, मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करूँगा। प्रोक्रास्टिनेशन से भी मुझे याद आ गया, प्रोक्रास्टिनेशन पैराडॉक्स भी होता है और उसमें प्रोडक्टिविटी को अगर आपने इन्हेंस करना होता है तो वो पैराडॉक्स ये कहता है कि जितना ज़्यादा टाइम हमारे पास किसी काम को करने के लिए होता है, जितना ज़्यादा टाइम किसी काम को करने के लिए होता है, उतने कम हम प्रोडक्टिव होते हैं, उतने कम हम प्रोडक्टिव होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हमें फॉर एग्जांपल मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मुझे पता है कि जब मुझे डेडलाइन मिलती थी 30 दिन की, के 30 दिन में आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, तो मैं वो आखिरी दिन ही करता था वो असाइनमेंट। मैं पहले दिन से स्टार्ट नहीं करता था। अगर वो टीचर मुझे कह देते कि आपके पास एक दिन है, आपने असाइनमेंट करनी है, मैं एक दिन में कर लूँगा, ठीक है। अब वो 30 दिन तक जो हमने अपने माइंड के ऊपर एक रिलैक्सेशन वो बहुत जी ठीक। अच्छा, एक हमने जुमला और बहुत सुना है, आई एम श्योर आप उससे एग्री करेंगे। और आप क्या समझते हैं कि जब हम इस तरह के जुमले सुनते हैं, आप उस पर बहुत काम कर रहे हैं, आपकी बहुत सारी वीडियोस या वायरल ऑन सोशल मीडिया, लोग सुनते हैं, सो आई थिंक बात पहुंचती है, मर्द को वाकई दर्द नहीं होता? क्योंकि बहुत होता है। ये भी जुमला मैंने तो बहुत सुना है। बहुत होता है, बहुत होता है। यानी मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें ज़्यादातर 70% यू कैन से के मेल्स के। ये कहाँ से आए हैं जुमले, ये सोच कहाँ से आई है, या ये बातें ये बेसिकली रच बस गई हुई है हमारे अंदर? ये ट्रॉमा वो समझ रहे होते हैं जो शख्स डील कर रहा होता है ना किसी भी ऐसे शख्स के साथ कि जिसको ट्रॉमा हुआ होता है या वो किसी ग्रीफ में होता है, तो वो उसको ना अपनी तरह से वो डील करने की कोशिश करते हैं कि तो मर्द को कभी भी दर्द नहीं होता, मर्द रोता ही नहीं है। तो अब ये चीज़ और ज़्यादा मर्द को डिप्रेस कर देती है, स्ट्रेस में ले आती है कि भाई हाँ कि मैंने नहीं करना, वो कैथारसिस उसका हो ही नहीं पा रहा होता। जबकि रोने के भी बड़े फ़ायदे होते हैं, यानी रोने से मैंने बल्कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि रोने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसके ऊपर बल्कि आप शो भी कीजिएगा कि रोने के कितने फ़ायदे होते हैं। हाँ, इससे ऐसे इंसान को तो हमेशा से कहा जाता है ना कि क्या यार ये रोतलू है, ये तो सैडिस्ट है, फिर ये कहा जाता है। हाँ, आम है इससे। मगर आपको पता है कि रोने से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, आपकी बॉडी में जो जहरीले मादे हैं वो रिलीज होते हैं और साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारा रोने का दिल कर रहा है और अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं रो बहुत ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ आप रो लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि उनको, और वो फिर साथ कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी कि मुझे यहाँ पे रोना पड़ रहा है। अब उसमें वो सॉरी कहते हैं रोने के लिए, जो कि एक नॉर्मल इमोशन है। तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हैप्पीनेस एक नॉर्मल इमोशन है, तो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। हैप्पीनेस चॉइस है, यानी आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपने खुश होना है या नहीं होना। मैं तो ये कहा करता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, चूँकि हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स की भी बात कर रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से भी जो हम गलतियाँ करते हैं या अपना माइंडसेट गलत रखते हैं, इसमें एक्सप्रेशन के हवाले से अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम एक्सप्रेशन पे बात करें कि हमें हमेशा से सिखाया गया या बताया गया, नहीं किसी के सामने नहीं रोते हैं, लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, नहीं किसी से बहुत मोहब्बत का इज़हार आपने नहीं करना, लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। सो ये भी कि हमें खुल के ना तो मोहब्बत करने दी जाती है, ना तो हमें खुल के नफ़रत करने दी जाती है। तो एक अजीब सी हिपोक्रेट सी पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। हमारे अगर वालिदैन का हम देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, समझें, पढ़ें, जानें, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी शायद एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार नहीं किया होगा। सो ये भी एक एक्सट्रीम साइड है कि हमें हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा रोकने के बारे में, छुपाने के बारे में कहा जाता है। फियर से ऑपरेट कर रहे होते हैं लोग ना बेसिकली, यानी वो कहते हैं कि लोगों को पता ना चले कि तुम रो रहे हो। ज़्यादातर ये वैसे मसला होता है। जो इसकी रूट कॉज है वो ये है कि तुम रोगे तो लोग क्या कहेंगे। अब जो लोग क्या कहेंगे है, इसने सारा मामला ख़राब किया हुआ है। और उसमें मेरे पास जब भी कोई इस तरह का केस आता है कि जी मुझे डर लगता है कि वो शख्स मेरे बारे में ये ना कह दे, जजमेंट पास ना करे, या मेरे ये जो मैंने इमोशन एक्सप्रेस किया है इसकी वजह से मेरा ये मसला ना हो जाए, तो उसमें मैं कहता हूँ कि आप फ़र्ज़ करें कि दूसरा इंसान आपके बारे में दिन में 10 दफ़ा भी सोच रहा है, एक्सट्रीम केस में 10 दफ़ा सोच रहा है, तो इंसान को दिन में कितनी थॉट्स आती हैं ऑन एवरेज? वो कहते हैं मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, मैं कहता हूँ कि तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार के करीब ऑन एवरेज इंसान को हर रोज़ सोच आती है। अब उसको अगर आप डिवाइड कर लें तो बड़ी एक माइन्यूट सी फ्रैक्शन बनती है, 0.002% के करीब तकरीबन इतनी बनेगी कि एक इंसान जो है वो आपके बारे में दिन में सोच रहा है। अब ये 0.000 कुछ जो फ्रैक्शन है, इसकी वजह से हमारा वो सारा मूड ख़राब हो रहा होता है और इसकी वजह से फिर हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े होते हैं वो खुद, क्योंकि उन्होंने डर डर की ज़िंदगी गुजारी होती है ना, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है या ये मेरा दोस्त जो है ये कहीं बोल्ड स्टेप ना ले ले और इस पर इसको तनकीद का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो इस सिचुएशन में कभी गए नहीं होते। तो उनको लगता है कि अगर कोई भी इंसान ज़रा बोल्ड स्टेप लेता है, अपना बिजनेस खड़ा करने की तरफ जाता है, इवन ख़ास तौर पे ये भी फैमिलीज़ के अंदर मैंने चीज़ देखी है कि प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा होता है कि वालिदैन कहते हैं कि बच्चे की ज़रा सेफ नौकरी होनी चाहिए, यानी ऐसी नौकरी होनी चाहिए कि जिसके बाद पेंशन भी आती रहे और जिससे ज़िंदगी ज़रा थोड़ी सी उनको लगता है कि आसान हो जाए। ठीक है, कि सेफ्टी
रहे बस। जैसे कि पिछले ज़माने में हमारे जो वालिदैन थे उनकी बड़ी ये ख्वाहिश होती थी कि CSS बच्चे कर लेंगे अगर तो उनकी सारी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, सारी ज़िंदगी बन जाएगी, मगर वो उनको ये नहीं पता होता कि वो कितना लिमिटेड कर देते हैं बच्चों को। यानी वो बच्चा जो कि अगर पोटेंशियल किसी और चीज़ की हो सकती है। अगर वो मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है इस तरह से, तो अगर वो बिजनेस की तरफ जाए तो मे बी वो मंथली शायद 20 लाख अर्न करे। बेसिकली वो ये वाली सोच ओहदे के लिए आती है ना कि बड़ा ओहदा हो जाएगा, बड़ा मार्जिन मिल जाएगा, और वो भी फिर लोगों के लिए ना कि लोग लोगों देखेंगे के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, कंट्रोलिंग माइंडसेट जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास होते हैं कि वो फूफो ने जो है वो क्या कहेंगी, या खाला का प्रेशर हो गया, या मामू ने ये कह दिया। पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है कि हमें अपने डिसीजंस मेकिंग करने नहीं दी जा रही होती। ये चीज़ आपको लगता है गुजरते वक्त के साथ अब इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है बिल्कुल आ रही है, और कि लोग क्या कहेंगे, या पुप्पो घर का डिसीजन क्यों लेंगी, या मामू जो हैं वो घर के मामलात में क्यों इंटरफेयर करेंगे? आपको लगता है कि जो हमारी अभी यंग जनरेशन है वो इस पर बात कर रही है और एक चेंज आ रहा है इन फैमिलीज़, इन सोसाइटी? इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है कि हमारे घर में एक हेल्पर हैं और वो हमारी मदद करवाती हैं डिफरेंट काम में ना, मेरी वाइफ की। तो अभी वो 2-3 दिन पहले मुझे कह रही थी कि मेरी वालदा मेरी ज़बरदस्ती कोशिश कर रही हैं कि शादी हो जाए। ठीक। तो मैंने उनको वहाँ पे स्टैंड ले लिया कि मैंने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती आप शादी नहीं कर सकती, मेरे पास ये कानूनी राइट भी है और मेरे पास ये रिलीजन ने भी मुझे राइट दिया हुआ है। तो ये चीज़ सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ, इंस्पायर हुआ बेसिकली कि उसकी एज भी कोई ज़्यादा नहीं है कि उसको ये पता चल गया है कि ज़बरदस्ती फोर्स्ड मैरिजेस की तरफ हमने नहीं जाना। सो ये बहुत बड़ा चेंज है इस वक्त मैं देख रहा हूँ सोसाइटी के अंदर। और कंट्रोल पैराडॉक्स जो है वो ये कहता है, पैराडॉक्सेस क्या होते हैं कि पैराडॉक्सेस ऐसे जुमले होते हैं और ऐसे स्टीरियोटाइप्स होती हैं कि जिन और ये भूल भुलैया होती है बेसिकली ना, यानी अपने ही अगेंस्ट एक जुमला जा रहा होता है। तो कंट्रोल पैराडॉक्स से कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है तो आप उसको जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आप उसके ऊपर लेस कंट्रोल रखेंगे। अच्छा अहमद, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई शख्स इंटेंशनली या कॉन्शियसली हमारे अनकॉन्शियस में एक बात डाल रहा है, या हमें उस हवाले से फोर्सफुली करने के बारे में इंटेंशनली किया जा रहा है कि हमें एक बात बताई जा रही है, ऐसे लोगों को टॉक्सिक कहा जाएगा? टॉक्सिक कहा जाएगा, मगर ये खास तौर पे ऐसी चीज़ जो है अनइंटेंशनल होती है। ये ज़्यादातर जो स्टेम करी होती है ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादातर ये चीज़ होती है। पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ ज़रा ज़्यादा मैंने देखी है, मगर उनकी तरफ से अनइंटेंशनल होती है क्योंकि उन्होंने इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती। उनको नहीं पता होता ज़्यादातर केसेस में कि उन्होंने बच्चे की तरबियत करनी कैसे है, उनको पता ही नहीं। बच्चा पैदा करना उनको पता है मगर उसकी तरबियत कैसे करनी है ये उनको अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ का। और जो ख़ास तौर पे फ्रेंड्स की आप बात कर रही हैं उसमें डेफिनेटली अगर एक इंसान ये समझ जाता है कि उसकी दूसरा जो उसका फ्रेंड है वो उससे आगे निकल रहा है तो कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर भी इसमें शामिल हो जाता है। और फिर और लगता है कि अगर ये मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाएगा तो लोग मेरे बारे में भी बातें करेंगे कि देखो मेरा तो दोस्त आगे निकल गया, तुम वहीं पे खड़े हुए हो। तो ये भी एक जो डर होता है ना कि सोसाइटी मुझे जज करेगी कि मेरा दोस्त मेरे से कई गुना आगे निकल गया है, तो फिर ये जो दोस्त होगा इसके दिल के अंदर जितने भी फियर्स होंगे ये उस शख्स के अंदर डालना स्टार्ट कर देगा कि देखो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट ना करना, तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। अच्छा, अब जैसे हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ पे थोड़े से कंट्रोलिंग माइंडसेट होते हैं जो कि हमें कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे जहन में, माइंड में कोई बात डाल रहे होते हैं, उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से डील करने का या उससे निकलने का क्या तरीका है? सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें ये कहूँगा कि हमें उससे निकलने की कोशिश करने की बजाय मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि हम उन लोगों को भी अपने साथ चेंज करें। मतलब ये एक टोटली डिफरेंट एक माइंडसेट है। ज़्यादातर हमने ये सुना होता है कि हम वहाँ से निकल जाएं, तो जब हम वहाँ से निकलेंगे तो फिर वो जो दूसरे लोग होंगे हमारे इर्द गिर्द जो कि हमें लगता है कि टॉक्सिक हैं, तो उनको चेंज भी तो करना है ना। उनको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारे अंदर हमारे पास होनी चाहिए। सो अब ये वही शख्स कर सकता है जो कि ज़रा स्ट्रॉन्ग हो। अब ये हर बंदा नहीं कर सकता कि वो अपने इर्द गिर्द जो टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको चेंज करने की कोशिश करे। चेंज नहीं हमने बेसिकली उनको करना। कहने का मकसद है कि सबसे पहले जब आप अपने अंदर चेंज लेकर के आते हैं, जब आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, जब आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो जो आपके साथ जो शख्स अटैच है उसका भी वैसे ही नज़रिया बनता है। फिर वो भी आपसे सीखता है, आइडियलाइज करता है आपको। लोग हमें बहुत फॉलो करते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लोग हमें कितना फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा अहमद, ऐसे लोगों की एक्सेप्टेंस होती है हमारे यहाँ जो कि माशरे से हटकर कोई डिफरेंट बात करेगा? इस खासकर जिस माइंडसेट का हम जिक्र कर रहे हैं या जिन बातों को हम अभी कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए या ये टॉक्सिक है या ये कंट्रोलिंग माइंडसेट है, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आजकल एक ड्रामा भी ऑन एयर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसमें यही दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया ऐसे शख्स की पर्सनैलिटी को जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल किसी शोरूम का मैनेजर है और वहाँ पे कपल है, वो फर्नीचर देखने आता है, तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है, मालिक एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब ये सब हर चीज़ अच्छी बताए,
बट जब वो रियल बात करता है तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह की एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ कि जब हम रियलिस्टिक होते हैं या हम लॉजिकली सोचते हैं तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो कम हो जाती है, तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं हो गया फिर इन सोसाइटी। स्टार्ट में एक्सेप्टेंस आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाती है, लोग उस चीज़ के बारे में आपका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं आप पे, बट मैं आपको बताऊं कि ये एक हार्श रियलिटी है कि लोग स्टार्ट में तो आपका मजाक उड़ाते हैं, मगर अगर आप वहाँ पे ज़रा स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, हाँ। तो वही लोग फिर आपको आइडियलाइज़ करते हैं, वही लोग दिल ही दिल में देख रहे होते हैं कि अच्छा ये शख्स जो है ना वो कुछ डिफरेंट कर रहा है। अब आप देखें हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं तो वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, लोग उनको फिर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका हम यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना चाहेंगे, जो कि ज़रा डिफरेंट करते हैं सोसाइटी के लिए, और फिर उनके लिए फिर फॉर द टाइमिंग तो हमें लग रहा होता है कि इस शख्स की हार हो गई है, मगर बाद में वही शख्स हमें जीता हुआ लेकिन नजर उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग विल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आप पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं अक्सर, जैसे कि एक बात की भी दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाएं। किसी की लड़ाई हो रही तो बजाय हम किसी को अच्छी बात भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि नहीं भाई आप उसमें वो ना करें। तो ये भी आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, या कहीं पर आप कोई अच्छा रोल किरदार अदा कर सकते हो तो वहाँ पे वोकल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, वोकल होना चाहिए, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ वही होती है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस किस तरह का है, यानी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये भी देखा है केसेस के अंदर कि वो इंसान ज़रा ज़्यादा सफ़र करता है जिसकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, ठीक है, जब वो अपने बारे में खुद अच्छा नहीं सोच रहा होता, जब वो खुद अपने साथ नेगेटिव टॉक कर रहा होता है, जब वो खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि नहीं मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे लिए तो ये काम करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो उस शख्स ने ये कह दिया तो शायद मैं ऐसा ही इंसान हूँ। वो अपने आप को लेबल कर देते हैं, वो अपने आप को लेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नहीं पता हो रहा होता कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा होता है। अब जब वो अपने आप को लेबल करते हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो आहिस्ता 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 सबसे पहले तो वो अपनी फंक्शनैलिटी को, अगर आप स्वेयर केसेस में देखें तो फंक्शनैलिटी को भी छोड़ देते हैं, यानी किसी शख्स ने कोई बात कर दी वो उसी बात को सोचते रहते हैं ऑब्सेसिवली, और फिर वो अपनी फंक्शनैलिटी भी छोड़ देते हैं, काम करने जाने वहाँ पे दिल नहीं लग रहा, काम छोड़ देंगे, खाना छोड़ देंगे, और उसके बाद वो वेट करेंगे कि मोटिवेशन आएगी, जब कोई शख्स मुझे मोटिवेशन की डोज देगा तब मैं खड़ा हूँगा और तब मैं ये काम करूँगा, जबकि ये भी गलत है। इसमें भी एक जो गलत कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये दे दिया गया है कि मोटिवेशन ज़रूरी है सबसे पहले काम करने के लिए, नहीं, मोटिवेशन से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एक्शन। एक्शन लीड्स टूवर्ड्स मोटिवेशन। यानी जब आप फॉर एग्जांपल आपका खाने का दिल नहीं कर रहा, आप बड़े शदीद किस्म के डिप्रेशन में हैं, तो अगर आप दवाई समझ के ज़रा कोशिश करके किसी न किसी तरह खाने का पहला नवाला भी ले लें तो वहाँ से आपका दिल करेगा कि आप दूसरा नवाला लें, ठीक। अब अगर आप बिल्कुल ही वहाँ पे गिव अप कर दिया है तो चाहे जितना मर्जी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए वहाँ पे, अगर आप एक्शन खुद नहीं लेंगे तो आप अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारे मामले पे हम गिव अप पहले ही कर जाते हैं ना। हमारी जो मनगढ़ंत एक सोच होती है, जो इमेजिनेशन होती है, उसमें हम पहले ही कि नहीं यहाँ पर तो बात नहीं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी या देखने में कि बॉस हैं और इन्वायरमेंट आपको लग रहा है कि शायद ठीक नहीं हो रहा है या आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो हमने बजाय बात करके कम्युनिकेट करके समटाइम बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। इसी तरह आपकी रिलेशनशिप्स में भी है, आपके वर्किंग प्लेस पे भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी है। हम बात ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही इमेजिन कर रखा है कि यहाँ पे बात करने का फ़ायदा नहीं है या नेगेटिव ही रिस्पॉन्स आएगा। ये सही ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, अजम्पशंस हैं बेसिकली, और हम ज़्यादातर चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पहले पे तो हाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी हम बात करके ही नहीं देखते। यानी अक्सर जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि फ्लाइट अगर मैं लीव है कि हमारे माइंड में है कि अभी मुझे एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, एक से ज़्यादा दफ़ा कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल सकती, एयर होस्टेस हमें नहीं देगी एक से ज़्यादा। अब ये एक हमारा एक मिसकंसेप्शन है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो दूसरी दफ़ा मिल जाती है, दूसरी दफ़ा इवन वो आपको खाना भी दे देते हैं, ये एजम्पशन है। इसी तरह हमने अगर कोई हमारा हुकूमती किसी इदारे से कोई काम है तो वहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे मेरा काम होने नहीं वाला, नहीं होने वाला। हाँ, मगर ज़्यादातर केसेस में हो भी जाता है, अच्छे लोग भी होते हैं बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो अजम्पशंस हैं, यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये काम हमारा इस तरह, और ख़ास तौर पर जो आपने बात की ना, ये सिचुएशनल जो आपने बात की हैंडलिंग की, इसमें जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में जो फ़र्क है वो ये है कि आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, यानी दूसरे को ये कन्वे करना कि आपकी फीलिंग्स इससे हर्ट हुई हैं, ये सिर्फ अपनी बात करना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कि मेरी फीलिंग्स इससे हर्ट हुई हैं आपके इस जुमले से, मुझे ये जुमला अच्छा नहीं लगा। अब ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कि वहाँ पे आप येलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप शाउट कर रहे हैं कि तुमने ये क्यों कह दी, तुमने वो क्यों कह दी। जब हम तुम करके बात करते हैं, यू कहते हैं, दूसरे शख्स अपने आप को फिर डिफेंड करने की कोशिश करता है।
वो फिर रिजल्ट ही निकलता आपकी सिचुएशन का। तो आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव होता आंखें चुरा के नहीं, आंखों में आंखें मिला के और लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव ऐसे ही। या जो उनका इंतखाब है, अगर आप वो करके बात करें और कोई भी चीज़ कामली, क्वाइटली, थोड़ा सा काइंडली अगर हम कन्वे करने की या उस पर बात करने की कोशिश करें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जिनमें से हमने काफ़ी का जिक्र भी किया आज के इस सेगमेंट में, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद, आपने ज्वाइन किया हमें इन प्रोग्राम। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा।